हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था और क्लास 8 में वन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9 में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, लेकिन अब क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। इसमें जितने भी सारे वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। और बिलीव करिए, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सारा का सारा कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारा का सारे कंसेप्ट आपको ब्रीफ वे में डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ वे में पहले हम चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग बताएंगे कि आपको ये चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखिए, इक्वेशन किसको कहते हैं? हम बार बार बताते हैं इक्वेशन किसको कहते हैं। इक्वेशन और इनइक्वालिटी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। सबसे पहले देखिए, इक्वेशन कहते किसको है? देखिए ध्यान से, इक्वेशन सारे का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बाबू कहते किसे है? ध्यान से देखो, इक्वेशन कहते किसे? जब कोई भी चीज किसी दूसरे के इक्वलिटी में दिखाया गया हो, जब कोई भी चीज किसी दूसरे चीज के बराबर में दिखाया गया तो वो हमारे पास क्या होता है? इक्वेशन होता है। मतलब समझिए, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 4x, ये सिंपल सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही इसको हम इक्वल टू 0 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर ही हमेशा होगी, तो इसीलिए हमारे पास इक्वल टू का सिंबल हो गया। तो मतलब जब कभी भी कोई भी चीज को किसी दूसरे चीज के बराबर में दिया जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ सबको क्लियर हो गया इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन का मतलब सबको क्लियर हो गया इक्वेशन क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, टू वेरिएबल किसको कहते हैं? सबसे पहले यहाँ पर दो टर्म्स होता है, एक वेरिएबल्स होता है और एक हमारे पास क्या होता है बाबू? कांस्टेंट नंबर होता है। सबसे पहले यहाँ पर दो टर्म्स होता है, एक वेरिएबल्स होता है और एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है। वेरिएबल देखिए किसको कहते हैं? जब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जो अपनी वैल्यू को कंटिन्यू बदलता रहे, जो अपनी वैल्यू को कंटिन्यू चेंजेबल रखता रहे, उस तरीके के हम नंबर्स को वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब समझिए, अगर मैं आपको लिख देता हूं इस तरीके से x लेता हूं x, तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये हमेशा बदलता रहेगा। कैसे बदलता रहेगा? अगर हम इसके जगह पे रखते हैं 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। अगर मैं इसके जगह पे रखता हूँ 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। मतलब जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी टाइप्स ऑफ अगर वैल्यू इस पर रख रहे हैं तो उसकी अलग अलग आंसर आ रहा है। जब कोई भी ऐसा नंबर जो अपनी वैल्यू को चेंजेबल रखता हो, बदलता रहता हो, तो उस तरीके के नंबर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। सिंपल से कहने का मतलब है कि a से लेकर z तक जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, जितने भी सारे लेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं और जो भी सारे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो पढ़ना है टू वेरिएबल्स के बारे में, तो जो भी हमारे पास इक्वेशन रहेगा उसमें दो वेरिएबल रहेंगे। अभी 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूं। अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिखता हूं इस तरीके से, x + 3y इक्वल टू मैं लिख देता हूं क्या जी? इक्वल टू मैं लिख देता हूं 4। दूसरा इक्वेशन में लिखता हूं, मान लीजिए 3x प्लस में 7y इक्वल टू में लिख देता हूं मैं 3। मान लीजिए हमने क्या किया बाबू? दो इक्वेशन लिख दिया है, एक ये इक्वेशन लिखा है और एक ये इक्वेशन लिख दिया है। तो देखना है हमको कि ये इक्वेशन कैसे कैसा। सबसे पहला बात कि हमारे पास इस चैप्टर्स के बारे में क्या पढ़ना है? पेयर्स के बारे में पढ़ना है। तो एक ये और एक ये पेयर्स होगा कि नहीं होगा? जोड़ा में हमारे पास इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया। जब हमारे पास इक्वेशन हो गया तो पेयर्स हो गया। दूसरा बात, हमारे पास इक्वेशन रहना चाहिए। इक्वेशन क्या होता है? जब कोई भी चीज बराबर के बराबर में दिखाएगा, कोई भी चीज को दो इक्वलिटी में सिंबल दिखाया जाता है तो वो हमारे पास इक्वेशन होता है। सेटिस्फेक्शन इक्वेशन भी हो गया। लीनियर ये बात आया था। लीनियर क्या होता है? जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है। तो उसके बाद ये समझिए पहले, टू वेरिएबल्स क्या होता है बाबू? जब कभी भी हमारे पास a से लेकर z तक जो भी लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाता है। जैसे कि x y इसमें है लेटर से वेरिएबल्स कहलाएगा। 3 यहाँ x और y वेरिएबल्स है, वो हमारे पास लेटर कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? टू वेरिएबल रहना चाहिए। देखिए, इसमें एक x है और एक y है, दो वेरिएबल्स हैं। इसमें भी एक x है और एक y है, दो वेरिएबल्स है। बिल्कुल सा है। उसके बाद देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर हो गया जोड़ा में। अब देखिए, लीनियर क्या होता है बाबू? जो भी वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहना चाहिए। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर देखने में कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पास ये लीनियर इक्वेशन है। ये भी 1 है तो लीनियर है, ये भी 1 है तो लीनियर है। जब हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 रहता है किसी भी इक्वेशन में तो उस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें दोनों में दो वेरिएबल्स है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये इक्वेशन है,
ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि जोड़ा में है तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा। आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट इस चैप्टर का, ये चैप्टर्स का नाम के बारे में आपको पता चल गया होगा कि पेयर्स किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, टू वेरिएबल किसको कहते हैं। ठीक है, सबको पता चल गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसे होता है। अब ध्यान से देखिए, हमको अब एग्जामिनेशन में क्या पूछता है या आपके क्वेश्चन में, आपके सिलेबस में क्या है कि ऐसे ही इक्वेशन दे देगा और इस तरीके की इक्वेशन को आपको बोल देगा सॉल्व करने के लिए। मतलब कहेगा क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशन दिया है, दो वेरिएबल्स है, आराम से सॉल्व करके हम वैल्यू वेरिएबल्स की निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन यही कहता है कि आप इसको सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, सॉल्व करने के लिए टोटल 3 से 4 मेथड होती है जो आपके सिलेबस में है, और उन्हीं 3 से 4 मेथड्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले 1 बाई 1 सारा कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, क्लास 10th का क्या क्या इस टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, हमको इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है, हमको इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, हमको इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। केवल 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला, हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 होते हैं, उसको कहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम किस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथड होता है, 1 बाई 1 सारे मेथड को समझेंगे। दूसरा, नेचर ऑफ सोल्यूशन, हम सोल्यूशन के, जैसे हर इंसान की अलग अलग नेचर होती है, जैसे रूट्स की भी अलग अलग नेचर होती है, उस तरीके से हम सोल्यूशन का भी नेचर फाइंड आउट करते हैं कि वो यूनिक सोल्यूशन बनाएगा या कंसिस्टेंट बनाएगा या इनकंसिस्टेंट बनाएगा, उसके नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब क्या होता है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन देता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी देता है। ठीक है, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस पे देता है, वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास देता है, उसमें एजेड रिलेशन पे सवाल देता है, नंबर्स पे देता है, आर्टिकल्स पे देता है, कॉस्ट और उसके दाम पे देता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए 1 बाई 1 हम सारे चीज को, कंसेप्ट को एक एक बार समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आफ्टर दैट इसको और इसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट ये सब पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या था उसमें, हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल हमारे पास 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं, टोटल 4 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफिकल मेथड से हम उसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन दिया रहेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 4 दे दिया है, और दूसरे में हमारे पास 2x प्लस में 3y इक्वल टू मान लीजिए 3 दे दिया है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और क्वेश्चन आपको बोलेगा आप सॉल्व करके दिखाइए। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपको x और y की सॉल्व करके वैल्यू निकालना होता है। तो कैसे सॉल्व करने हैं, किसी भी इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 मेथड होता है। पहला ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तीसरा एलिमिनेशन मेथड होता है और पांचवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। मतलब ये चारों मेथड्स में से किसी भी मेथड्स को अप्लाई करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपको बोल देता है कि आपको ग्राफिकल मेथड से ही केवल सॉल्व करना है, तो आपको ग्राफिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड बोलता है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने का। बात रही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, ये मेथड आपका सिलेबस से निकल चुका है, तो एकदम भूल जाइए। इस मेथड्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से केवल यहाँ तक ही पढ़ना है, इस मेथड को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका सिलेबस से आउट हो चुका है, तो एकदम भूल जाइए इसको। ठीक है, तो मतलब अब हमारे पास क्या बचा, 3 मेथड बचा। आपको कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड्स के बारे में केवल पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, ग्राफिकल मेथड्स, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मतलब कि एग्जामिनेशन में अगर आपको बोलता है जिस मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो आप उस मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मेथड नहीं बोलता है तो आप तीनों में से किसी भी मेथड्स को अप्लाई करके निकाल सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। ये मेथड्स अप्लाई किया जाता है एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तीनों मेथड्स के बारे में, आपका हम देख चलेंगे दूसरे टॉपिक्स पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है बाबू, ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन दिया है, जो हमने अभी लिखा था, ये इक्वेशन दिया है, दूसरा है 2x प्लस में 3y, इस तरीके से हमारे पास कोई इक्वेशन दिया है। कोई भी अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको ग्राफिकल मेथड अप्लाई करना था, क्लास 9 में जिस तरीके से हम क्या करते थे, पहले इस इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाते थे, इस इक्वेशन के लिए एक क्या करते थे, बॉक्स बनाते थे। ठीक है,
यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। इस इक्वेशन के लिए अपने से जो मन में आ रहा है वो वैल्यू रखते थे, तो y की भी निकल जाएगा 4, फिर y की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो x के नाम निकल जाएगा 4। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन के लिए बॉक्स निकाला बाबू। और फिर इसके लिए हम निकालते हैं अलग से एक बॉक्स बनाते हैं, उसके लिए अब x और y की वैल्यू निकालते हैं। अपने से जो मन में आ रहा है वैल्यू रख सकते हैं, y की अल्टीमेटली निकलेगी, या y की जगह पर रखेंगे तो x की अल्टीमेटली वैल्यू निकल जाएगी। तो दो बॉक्स बनेगा और इन्हीं दोनों बॉक्स को हम अप्लाई करके क्या करते हैं, एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, उस एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं और वहां से हम देखते हैं जो दोनों लाइन है, इसका एक लाइन का इक्वेशन बनेगा और इसका एक हमारे पास इक्वेशन बनेगा। देखते हैं कि जो दोनों लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट्स को हम लिख देते हैं, वो पॉइंट्स हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सरसाइज में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ग्राफिकल मेथड्स के बारे में। ठीक है, दूसरा हमारे पास मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है बाबू, इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे देखिएगा। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारे पास एकदम सिलेबस में नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करना है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है, पहले इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालना पड़ता है हमको। मान लीजिए अगर यहाँ से हम x एक की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस आएगा y। ठीक है, और इस x की वैल्यू को इसमें रख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें रखते हैं तो x की जगह पे रखना है हमको बाबू 4 माइनस y और प्लस में हो जाएगा क्या 3y इक्वल टू में हो जाएगा 3। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 माइनस 2 से y में मल्टीप्लाई करेंगे 2y और प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा 3y में से 2y जाएगा, केवल y बचेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस होकर माइनस का 5 बचेगा। तो क्या निकला हमारे पास, y की वैल्यू निकला माइनस का 5। और इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, या तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए या तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपका x की वैल्यू निकल जाएगा। उसको कहा जाता है हम क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे सब्स्टिट्यूट किया हमने, यहाँ से x की वैल्यू निकाला है और इसमें रख दिया, और रखने को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट करना कहा जाता है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बाबू देखिए, हमारे पास यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, हमने ग्राफिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। और हमारे पास लास्ट में बचा क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास x हो और y हो, एलिमिनेट किया जाता है। या तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हैं या तो आप y को एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब एलिमिनेट मतलब कि हटा सकते हैं, उसको काट के हटा सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए बाबू ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में है 3। ठीक है, और एक और इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू में है मान लीजिए हमारे पास 2। ठीक है, इस तरीके से एक इक्वेशन है। एलिमिनेट मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को एक साथ इस तरीके से लगा दीजिए। यहाँ देखिए माइनस का वाई है, यहाँ प्लस का वाई है, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। x और x, 2 बार x है तो 2x हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 5। तो x बराबर बाबू कितना आएगा, 5 अपन में 2 आ जाएगा। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने y को एलिमिनेट कर दिया है, y को हटा दिया है और सिंपल से हमारे पास x की वैल्यू निकल गया है। और इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या तो आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, तो अल्टीमेटली आपका y का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको तीनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि थोड़ा क्या करना पड़ता है, बॉक्स बनाना पड़ता है, उसको फिर एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज में डिस्कस किया जाएगा, ये घबराने की बात नहीं है, सारा का सारा कंसेप्ट एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया जाएगा। दूसरा हमने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी एक की वैल्यू को निकाल के दूसरे में रख दिया जाता है, दूसरा वैल्यू निकल जाता है, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा हमारे पास क्या था, एलिमिनेशन मेथड्स। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि किसी एक को या तो आप x वाले को काट के हटा सकते हैं जब कटेगा तब, या तो आप y वाले को काट के हटा सकते हैं। तो आप एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे हैं तो आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दिए। आई होप कि तीनों मेथड समझ में आया होगा। अभी और डिटेल में हम लोग एक्सरसाइज में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो दूसरा टॉपिक था उस दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि था हमारे पास क्या, नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो चलिए बाबू ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है कि नेचर ऑफ सोल्यूशन में बस आपको 3 टॉपिक्स हैं। किसी भी सोल्यूशन का नेचर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहता है कि आप किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू का आप नेचर निकल के दिखाओ, तो वह कैसा नेचर है। देखिए ध्यान से देखिए, जब हम करते हैं a1 अपॉन में a2, जब बराबर नहीं आता है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो उस तरीके का जो लाइन्स होता है ना,
ये लाइंस का इक्वेशन है, ये लाइंस का इक्वेशन, तो वो दोनों एक दूसरे को काटता है। देखिए हमने काट किस तरह से दिखाया है, इस तरीके के लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, यहाँ हमने लिख दिया इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस तरीके के लाइंस को हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं, मतलब केवल सिंगल सोल्यूशन बनाएगा, सिंगल एक्स की वैल्यू रहेगा और सिंगल वाई की वैल्यू रहेगा। और इस तरीके के सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। किस नाम से कहते हैं? सबसे पहला वो एक दूसरे को काटता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, दूसरा यूनिक सोल्यूशन बनाता है और तीसरा क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू आता है b1/b2 का तब। दूसरा होता है हमारे पास जब कभी a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 का, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आता है, c1/c2 का बराबर नहीं है, तो जब भी दोनों इक्वेशन का लाइन जो हम एक्सिस पे खींचेंगे तो वो बनेगी हमेशा पैरेलल, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। देखिए हमने लाइन बना के एक दूसरे को पैरेलल दिखा दिया है, तो मतलब वो कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, और जब काटेगी नहीं, जब वो टचे नहीं कर रही एक दूसरे को, तो हम कभी उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसमें कभी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो इसका सोल्यूशन बनता है उसको हम कह देते हैं क्या? नो सोल्यूशन। मतलब कि जब टच नहीं कर रहे तो कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाला जा सकता है जी? ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं नो सोल्यूशन। और इस तरीके की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, लेकिन इस तरीके का जो सोल्यूशन होता है इसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। इसको कंसिस्टेंट कहा जाता है, इसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। लास्ट में देखिए जब तीनों बराबर आ जाए, a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 का, तीसरा c1/c2 का। ठीक है, जब a1/a2 b1/b2 सब के सब बराबर आ जाते हैं, तो जो दो लाइन बनते हैं वो दोनों एक ही दूसरे पे बनती है। पहला लाइन जिस पे बनेगा पूरा पूरा दूसरा उसी में बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि कई सारे पॉइंट पे टच करेगा बाबू। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए एक लाइन है, दूसरा इसी पे बन गया, वापस से देख रहे कितने पॉइंट पे टच किया, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, छोटा 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 बहुत सारे पॉइंट पे टच कर दिया। जब तीनों बराबर हो जाता है तो दोनों लाइन एक दूसरे पे ही कोइंसाइड करती है, इसीलिए हमारे पास क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस का बनता है, इसलिए हमने कह दिया इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन को कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस कहा दिया जाता है, और इसको भी कंसिस्टेंट कहा जाता है। तो इस सारे सोल्यूशन में हमने दो चीज को कंसिस्टेंट कहा गया है। पहला यूनिक सोल्यूशन जो बनता है उसको कंसिस्टेंट कहे हमने, दूसरा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाले को भी कंसिस्टेंट हमने कह दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट इसका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये देखने में छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस पे सोल्यूशन पहले निकालने के लिए चेक करने के लिए बोलता है कि चेक करके बताइए किस तरीके का सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है या पैरेलल है या नो सोल्यूशन, इस तरीके से कहता है। दूसरा क्या कहता है कि आप इस तरीके से पहले से देता है कि हमारे पास ये यूनिक सोल्यूशन है, फिर आप उसमें मिसिंग वैल्यू जो वेरिएबल्स होता है के की या ए की या बी की, वो वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं और वापस उसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास तीसरा टॉपिक क्या था? वर्ड प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम एक सवाल आता है, जैसे कि हमारे पास क्या कहता है, आर्टिकल के बेस पे, एज रिलेशन पे बेस पे, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड के बेसिस पे आता है। ठीक है, कॉस्ट पे बेसिस आता है। वो सारा हम जब क्वेश्चन करेंगे तो 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उसको इक्वेशन फॉर्म में बस बदलना मुश्किल होता है, तो हम 1 बाय 1 आपको सिखाएंगे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इक्वेशन फॉर्म में बदला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा कंसेप्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव सपोर्ट्स। और एक बात और भाई, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये हमारे पास जो वीडियो है हर बच्चे तक पहुँच पाए और हर बच्चे एक नया बेनिफिट ले पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।